Let us start with our new chapter. Yes, ma'am. Our next topic is basic overview of IGST, UTGST and GST compensation to state. ठीक है, हमने पढ़ा that GST कितने तरह का है. For collecting CGST, for collecting GST, they have prepared CGST Act. Then for collecting SGST, they have prepared SGST Act. Because as per section 265 क्या बोलता है, without act, article 265 क्या बोलता है कि without act you cannot collect the tax. ठीक है, गवर्नमेंट को क्या बोला है कि आप बिना एक्ट के टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते. तो अगर गवर्नमेंट को सीजीएसटी कलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा एक्ट बनाया है, सीजीएसटी एक्ट. If government wants to collect SGST, they have prepared SGST Act. If they wants to collect IGST, for collecting IGST, they have prepared IGST Act. And for collecting compensation, they have prepared GST Compensation Act. GST Compensation Act. And for collecting UTGST, they have prepared UTGST Act, because without act you cannot collect the tax. So for collecting these respective taxes, they have prepared this act. Now so far whatever sections we have learned, they were of section CGST Act. ठीक है, except for place of supply, except for sections in place of supply. place of supply के जो sections थे वो IGST के थे. बाकी सारे जो भी हमने प्रोविजंस पढ़े अभी तक वो सब कौन से सेक्शन के थे, सीजीएसटी एक्ट के थे. फिर ऐसा बोला गया दैट सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस इज इक्वल टू एसजीएसटी एक्ट के सेक्शंस अंटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड. मतलब अलग से आपको एसजीएसटी पढ़ने का जरूरत नहीं है. जो सीजीएसटी के सेक्शंस है वही आपके एसजीएसटी के सेक्शंस है. अंटिल एंड अनलेस कुछ अलग नहीं दिया है तब तक. मोस्टली तो कुछ अलग नहीं है, दोनों भी सेम है. सो वी हैव कवर्ड सीजीएसटी एंड वी हैव कवर्ड एसजीएसटी. नाउ दिस चैप्टर, योर चैप्टर नंबर 6, दिस इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू. मतलब ऊपर से बताएगा कि आईजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है एंड कंपेंसेशन सेस क्या है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर. So first we understand what is UTGST. So in India we have adopted dual GST model, that there is a CGST and SGST, that is central government and state government. Now to ensure the seamless flow of credit throughout the territory, what was act, IGST Act was passed. And also compensation to states for the loss due to the introduction of GST is provided through an act, that is GST Compensation to States Act. तो आईजीएसटी क्यों लाया गया, ताकि लोगों को मतलब क्रेडिट मिल सके. एंड जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट क्यों लाया गया, बिकॉज एज आई सेड दैट फॉर जीएसटी लाने के लिए बहुत सारे टैक्सेस मर्ज हो गए थे, राइट. कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हुए थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हुए थे. जैसे वैट हो गया, सीएसटी हो गया, ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गया, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी. ये
और भी बहुत सारे टैक्सेस थे जो क्या हो गए थे, मर्ज हो गए जीएसटी के साथ। तो मर्ज हो गए तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था यहाँ पे, लॉस ऑफ रेवेन्यू। सो दे वेर नॉट अग्रीइंग फॉर एक्सेप्टिंग द जीएसटी। वो लोग जीएसटी लाने के लिए इतना इजीली अग्री नहीं हो रहे थे। तब हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक एक्ट बनाएंगे, कौन सा, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। और जब से एक्ट आया है तब से लेके हम 5 से 6 साल तक आपको जो भी आपका लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ योर पास्ट टैक्सेस, वॉट एवर इज द लॉस, दैट वी विल compensate. So for that purpose they have brought GST compensation to states act. Right? Next, different sections are given. Now first we study IGST, introduction to IGST कि IGST कहाँ से आया है। So लोक सभा passed the IGST bill on 29th March 2017. राज्य सभा passed the bill on 6th April 2017 and assented to by the president on 12th April 2017. तो IGST बेसिकली अगर पूछा तो कभी आया है, इट हैज केम ऑन 12th April 2017. ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग IGST कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था। तो क्या था अमेंडमेंट, आर्टिकल 269A, ये ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 3 अमेंडमेंट किए गए थे, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A। ठीक है, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246 है, 269 है, 279 है। 246 में क्या दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होगा जीएसटी कलेक्ट करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आईजीएसटी कलेक्ट करने का पावर्स रहेगा वो किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट विल कलेक्ट द आईजीएसटी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। देन 269A was specifically brought for coming into existence what, आईजीएसटी। एंड 279A किसके लिए था, जीएसटी काउंसिल के लिए था। ये 3 हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। So Article 269A, that is IGST, which was passed by the Parliament. Then what is the maximum rate of IGST? 40%. Because maximum rate of CGST, SGST कितना है, 20%। CGST plus SGST मिला के क्या बनता है, IGST। तो आपका IGST का रेट कितना हो जाता है, 40%. Understood? Next, there was a term of continuous journey. This we have already studied in place of supply का chapter. Continuous journey किसको बोलेंगे, continuous journey means a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued at the same time either by a single supplier of service or through an agent acting on behalf more than one supplier, and which involves no stopover between any legs of the journey for which one or more separate tickets are issued. Here term stopover means a place where the passenger disembark either to transfer to any conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it at a later point of time. तो कंटिन्यूस जर्नी का मतलब क्या, जो हमने किया था वो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स किया था, उसमें हमने लिखा पढ़ा था द प्लेस वेयर ही एम्बार्क्स फॉर हिज कंटिन्यूअस जर्नी। तो जहां से वो अपना कंटिन्यूअस जर्नी करने के लिए चढ़ा है तो वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जा रहा था। फिर अगर समझो उसका रिटर्न टिकट है तो वो रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। क्यों रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी, क्योंकि वो रिटर्न आने के लिए एक जगह पे डिसएम्बार्क करेगा मतलब उतरेगा और फिर रिटर्न आएगा। तो जब वो रिटर्न आएगा तो मतलब उसने क्या लिया, स्टॉप ओवर लिया, तो उसका कंटिन्यूअस जर्नी वहीं पे खत्म हो गया। तो फिर उसका नेक्स्ट जो रिटर्न जर्नी रहेगा इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किसको बोलेंगे, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब क्या, सप्लायर कहाँ पे होगा, एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है सर्विसेज, वेयर इज द सप्लायर, हाँ सप्लायर, सप्लायर कहाँ पे होगा, एक्सपोर्ट के केस में इन इंडिया।
रेसिपिएंट किधर होगा, आउटसाइड इंडिया। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सप्लायर किधर रहेगा, इन इंडिया। रेसिपिएंट कहाँ पे होगा, आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, आउटसाइड इंडिया। और आपको जो पेमेंट है वो किस में मिलना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या इंडियन रुपीज में, वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई। जैसे नेपाल या भूटान के साथ अगर आप करते हो ट्रांजैक्शन तो आईएनआर में चलेगा, और बाकी कंट्रीज के साथ आप, बाकी कंट्रीज में से आपको क्या मिलना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मिलना चाहिए। नेक्स्ट एक डेफिनेशन दिया है फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट का। सो व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, मतलब वो क्या रहेगा, परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। एक उसका जो भी बिजनेस रहेगा, जैसे ब्रांच वगैरह हो गया, तो वो दैट विल बी टर्म्ड एज फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। किसी भी सप्लायर का अगर कोई ब्रांच है या सर्विस सेंटर जैसा है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ इंपोर्ट, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लायर किधर है इंपोर्ट में, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। रेसिपिएंट कहाँ पे होगा, रेसिपिएंट विल बी इन इंडिया। in India and place of supply will also be in India. नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लायर, दोनों भी सेम ही है। हमने जो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर था, हम क्यों बार बार प्लेस ऑफ सप्लाई को रेफरेंस ला रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग आईजीएसटी एक्ट। तो आईजीएसटी एक्ट वाज कनेक्टेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम लोग ने जो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा था उसमें देखो बार बार हम बोल रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब क्या, तो उसको भी डिफाइन किया गया है। सो व्हाट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट तो वो केस में अगर समझो सप्लायर जो है, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, देन लोकेशन ऑफ सच प्लेस। अगर आपको सप्लाई उस जगह पे मिल रहा है, इफ यू आर रिसीविंग द सप्लाई एट दैट प्लेस फॉर विच यू हैव ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उस प्लेस का, then your place of supply will be such location of that place. लेकिन but if you are receiving at any other place of business for which registration has been obtained, मतलब कोई fixed establishment, the location of such fixed establishment, आपको समझो आप you are not receiving service at your head office but you are receiving service at your branch office. so branch office क्या हो गया आपका fixed establishment हो गया which is other than your registered place. so in that case you will, the location of recipient will be that other place. Where a supply is received at more than one establishment, then where the place of business or fixed establishment, location of establishment will be most directly concerned with the recipient of, with the receipt of the supply. अगर एक से ज्यादा जगह पे मिला है तो वो केस में जो भी उसका बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर वो भी नहीं पता, इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट। अगर समझो कोई आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है लोकेट करने के लिए, देन इट विल बी रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी सेम है, जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का डेफिनेशन है वही लोकेशन ऑफ इसका है, सप्लायर का। Next है non taxable online recipient. Now who is a non taxable online recipient? It is basically the government which is located in a taxable territory. तो अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई एक्ट हो विच इज सेटअप बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम शेयर है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द गवर्नमेंट and it will be considered as non-taxable online recipient. नेक्स्ट है आईजीएसटी का। आईजीएसटी का लेवी एंड कलेक्शन कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्या बोला है, आईजीएसटी किसके ऊपर लगेगा, आईजीएसटी किस पे लगेगा, इंटर या इंट्रा, आईजीएसटी
हाँ, इंटर स्टेट के ऊपर, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, आईजीएसटी टैक्स रेट है, वो टैक्स रेट लगेगा किसके ऊपर, तो वैल्यू विच इज विल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। किसके ऊपर नहीं लगेगा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज आउट ऑफ आईजीएसटी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ जीएसटी ओनली, इसे यहाँ पे भी नहीं लगेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी, 40%। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट्स। इंटरस्टेट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, इट विल इंक्लूड इंपोर्ट ऑल्सो। IGST is levied on imported goods under section 3 of customs tariff act। तो आपने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही लगेगा, एज वेल एज IGST भी लगेगा। Such levy is simultaneous with the levy of basic custom duty. It is simultaneous। simultaneous मतलब क्या, जब आप इंपोर्ट करते हो ना तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में नहीं आएगा। आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और अगर आपको उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढना है तो आप सेक्शन 15 नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि सेक्शन 15 जीएसटी का है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर क्या लग जाता है, कस्टम्स लग जाता है, कस्टम्स एक्ट लगता है। तो अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी फाइंड आउट इन एज पर कस्टम्स एक्ट। तो कस्टम्स एक्ट में जो भी उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, एज वेल एज आईजीएसटी भी लगेगा। देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्या, तो आपका एचपी मैन, योर एचपी मैन, सो व्हाट इज एचपी मैन, petroleum products, high speed diesel, petroleum crude, motor spirit, aviation turbine fuel and natural gas. So all these 5 products, they will be chargeable to IGST but at a later date to be recommended by the GST council. तो these are what non taxable goods, मतलब इन पे आगे जाके टैक्स लग सकता है जब तक GST काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देती है। नेक्स्ट जीरो रेटेड सप्लाई में 2 ही ट्रांजैक्शन आता है, एक आता है एक्सपोर्ट एंड दूसरा आता है सप्लाई टू एसईजेड। जीरो रेटेड सेल में 2 ही ट्रांजैक्शंस आते हैं, कौन से, एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एसईजेड। Okay, so they are considered as zero rated on which no tax is payable। बाद में ये एक important है, this is important, refund of IGST which is paid on supply of goods to the tourists who are living India। तो जो टूरिस्ट जो है वो इंडिया में अगर उसने गुड्स परचेस किया तो उसके ऊपर वो IGST पे करेगा। फिर जब वो फॉरेन चला गया तो वो IGST का रिफंड क्लेम कर सकता है, ठीक है, ही कैन क्लेम रिफंड। अब हम टूरिस्ट किसको बोलेंगे, हु विल बी कंसिडर्ड एज अ टूरिस्ट, एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट हैज बीन डिफाइंड एज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हु इज अ टूरिस्ट, ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ लेस देन 6 months। जो यहाँ पे 6 महीने से कम रुका है उसको ही हम टूरिस्ट बोलेंगे ना। 6 महीने से ज्यादा जो घर बसा के बैठा है उसको हम टूरिस्ट नहीं बोलेंगे। सो हु विल बी कंसिडर्ड एज ए टूरिस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस दे कैन आस्क यू फॉर देन MCQ। ये दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टूरिस्ट, दोज हु आर लिविंग इंडिया, दे कैन क्लेम रिफंड ऑफ IGST। उन्होंने जो भी IGST पे किया है इंडिया में उसका वो लोग क्या क्लेम कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एंड हु विल बी कंसिडर्ड एज टूरिस्ट, हम टूरिस्ट किसको बोलेंगे, अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट एंड हु एंटर्स इनटू इंडिया फॉर लेस देन 6 months। ठीक है, what are the advantages of IGST model? Now the major advantages of IGST model are, point number 1, maintenance of uninterrupted ITC chain on the interstate transactions। हमने ITC चैप्टर में कवर किया कि IGST का जो मेरे को ITC होता है वो किसके तरफ मिलता है, फर्स्ट यू कैन यूटिलाइज टूवर्ड्स IGST, देन यू कैन यूटिलाइज टूवर्ड्स SGST, CGST एंड SGST बोथ। तो दोनों के तरफ आप उसको यूटिलाइज
कर सकते हो. देन नो अपफ्रंट पेमेंट ऑफ टैक्स और सब्सटेंशियल ब्लॉकेज ऑफ फंड्स फॉर द इंटरस्टेट सेलर और बायर. No refund claim in exporting state as ITC is used up while paying the tax. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, आपको कोई भी रिफंड क्लेम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने IGST पे किया तो उसका आप ITC क्लेम कर लोगे. नेक्स्ट इज सेल्फ मॉनिटरिंग मॉडल एंश्योर्स द टैक्स न्यूट्रलिटी while keeping the tax regime simple accounting with no additional compliance burden on the taxpayer. It would facilitate in ensuring high level of the compliance and thus higher collection efficiency. Model can handle business to business as well as business to consumer. तो ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट आते हैं UTGST पे. नाउ टेल मी हाउ मेनी UTGSTs आर देयर. कितने यूनियन टेरिटरीज है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? बोलो. पहले कौन सा आएगा? पहले तो आइलैंड्स का बोल दो, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, ये दोनों तो है, अंडमान एंड निकोबार. फिर अभी हम सबका फेवरेट लद्दाख, ये भी क्या है, यूनियन टेरिटरी बन गया है. 3 तो तुम याद रख सकते हो, 2 आइलैंड और हम सबका फेवरेट लद्दाख. तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड लद्दाख, ये 3 आ गए. फिर उसके बाद क्या क्या है, ये दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव. दिस इज 1 2 3, दिस इज 4. हवेली, दमन एंड दीव. अब ये पूरा एक ही हो गया है. ये पूरा एक ही यूनियन टेरिटरी है. दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिस इज 1 यूनियन टेरिटरी. एंड 5th आता है चंडीगढ़. ठीक है. और है 6th है दिल्ली, 6th is Delhi, 7th is Puducherry and 8th is Jammu and Kashmir. ये तीनों क्या है? These 3 are union territories, but they have their own state legislature. They have their own state legislature. इसलिए इनके ऊपर क्या लगता है, अगर आप इंट्रा करते हो तो क्या लगता है ये 3 स्टेट्स के ऊपर? CGST प्लस, हाँ, CGST प्लस SGST. इन स्पाइट ऑफ बीइंग यूनियन टेरिटरी, अगर आप इंट्रा स्टेट करते हो तो क्या लगता है? CGST प्लस SGST. एंड इन दिस 5 यूनियन टेरिटरीज जब हम इंट्रा स्टेट करते हैं तो क्या लगता है? CGST प्लस UTGST. ठीक है, तो UTGST कौन से स्टेट्स पे लगेगा? आपका लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. ठीक है. अब ये क्या हो गया, ये जो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली है, ये दोनों पहले अलग अलग थे. दीज वर द 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, बट दे हैव कम टुगेदर. मतलब इनको मर्ज किया गया है. कब से? 1 फरवरी ने पार्लियामेंट ने पास किया. मार्च से 1 मार्च से उनको साथ में लाया गया है. 1 मार्च ना, हाँ, 26 जनवरी, सॉरी, जब भी वो जम्मू एंड कश्मीर का हुआ वही टाइम पे दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को साथ में लाया गया. सो फ्रॉम 26 जनवरी. ओके, तो अब ये केस में क्या आ गया, हर स्टेट का जब हमने डिस्कस किया था, GST नंबर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हर स्टेट का एंड हर यूनियन टेरिटरी का कोड होता है. देयर इज अ स्टेट कोड. अब ये किस में आता है? दादरा एंड नगर हवेली इज वेयर इट इज इन राजस्थान. एंड दमन एंड दीव कहाँ पे आता है? गुजरात में आ जाता है. तो उनके ना स्टेट कोड्स अलग अलग थे. स्टेट कोड्स वेर डिफरेंट एंड दीज वेर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज. दादरा एंड नगर हवेली वॉज डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव वॉज डिफरेंट यूनियन टेरिटरी. सो दे वर हैविंग 2 डिफरेंट कोड्स, बट अब इनको साथ में लाया गया. तो ये पहले क्या कोड था? पहले दमन एंड दीव का कोड था 25, बट इसको 1 अगस्त
1 2020 से दमन एंड दीव का क्या कोड हो गया 26, स्टेट कोड क्या हो गया 26। ठीक है, पहले क्या था दमन एंड दीव का स्टेट कोड 25, देन फ्रॉम 1 अगस्त दे हैव चेंज द स्टेट कोड टू 26। ओके, एंड इनका जो भी टैक्स पीरियड था तो जनवरी 20 के लिए 1 जनवरी से 25 जनवरी वॉज 1 टैक्स पीरियड, और जो फेब्रुवरी महीना जनरली हमारे लिए फेब्रुवरी महीना कहाँ से आएगा 1 फरवरी से, लेकिन इनके लिए फेब्रुवरी महीना कहाँ से था 26 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक। ठीक है, 26 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ फेब्रुवरी मंथ ओनली फॉर दैट पर्पज, सिर्फ 2020 के लिए। ये एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये 2020 का बात है, अभी हमारे लिए आउटडेटेड हो गया है, बट जस्ट टू रिमेम्बर कि अगर पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने तो पता होना चाहिए। कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये जो यूटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी में जो भी पावर्स है वो सब किसके पास होंगे, मतलब द एडमिनिस्ट्रेटर बाय ऑर्डर ऑथोराइज टू अपॉइंट ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा, जो भी प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो क्या करेगा, ऑर्डर्स इशू करेगा। ठीक है, एंड सीजीएसटी shall issue an order under the CGST Act. फिर proper officer under CGST Act has initiated any proceedings, no proceeding shall be initiated by proper officer under this act on the same subject matter. अब समझो एक असेसी है, ठीक है, देयर इज वन असेसी। अब ये असेसी कहाँ पे है, ये जो भी पर्सन है समझो देयर इज अ मिस्टर ए। नाउ मिस्टर ए इज स्टेइंग इन दमन एंड दीव। Mr. A is staying in where? He is staying in Daman and Diu. अब इसने ना से हम लोग बोलते हैं इसने टैक्स का चोरी किया, बराबर, मतलब गवर्नमेंट को पता चला दैट ही इज डूइंग सम प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिसेस एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एज पर सीजीएसटी एक्ट इंस्पेक्शन का ऑर्डर निकाला। इंस्पेक्शन का ऑर्डर निकाला, किसने ऑर्डर निकाला, प्रॉपर ऑफिसर ने। ठीक है, वो कल हमने पढ़ा था ना इंस्पेक्शन का ऑर्डर, सर्च का ऑर्डर, सीजर का ऑर्डर, वैसे कल जो भी हमने सेक्शंस पढ़े थे वो सब सीजीएसटी एक्ट के थे। तो प्रॉपर ऑफिसर ने सीजीएसटी एक्ट के अंदर क्या निकाला, इंस्पेक्शन ऑर्डर निकाला मिस्टर ए के पास। लेकिन ये मिस्टर ए तो कहाँ पे है, दमन एंड दीव में है, मतलब यूनियन टेरिटरी में है, तो इसके ऊपर तो यूटीजीएसटी लगना चाहिए। तो क्या प्रॉपर ऑफिसर को फिर से और एक बार यूटीजीएसटी में ऑर्डर पास करने का जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, एक बार अगर उसने सीजीएसटी एक्ट के अंडर कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो उसी ऑर्डर को वापस यूटीजीएसटी एक्ट में पास करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब करने की जरूरत नहीं है। Clear? Then any proceedings for rectification, appeal and revision wherever applicable of any order passed by an officer appointed under UTGST shall not lie before an officer which is appointed under the CGST. तो अगर आपको जो भी rectifications वगैरह कराना है, अपील वगैरह कराना है, अगर वो UTGST के एक्ट के अंडर चल रहा है तो फिर आपको फिर से सीजीएसटी एक्ट में जाने का जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली आइदर यू कैन चूज सीजीएसटी और यू कैन चूज आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। Highest rate of tax charged UTGST would not be more than 14%, but an enabling limit of 20% has been prescribed in law. Law में क्या बोला है कि maximum कितना हो सकता है 20%, because UTGST is as replica of SGST. UTGST is as replica of SGST. तो अगर SGST का मैक्सिमम 20% है तो UTGST का भी मैक्सिमम कितना रहेगा 20%।
Next, ITC of the goods which are held on the day immediately preceding the appointed date will be eligible as ITC. ये हमने already cover किया है ITC के chapter में, where he was not liable to be registered or where he was dealing with the exempted goods or tax-free goods, where goods have been suffered for the first point of sale or subsequent sale was liable for the previous law, and person is entitled to tax at the time of sale. Person who has paid the tax CGST and union territory tax on a transaction considered by him to be an intrastate but which is subsequently held to be an interstate shall be refunded the amount. मतलब क्या हुआ, आप सेल कर रहे थे, आपको लगा कि वो ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रास्टेट है, आपको क्या लगा वो ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रास्टेट है, ठीक है, आप को गलती से लगा दैट ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट एंड बिकॉज ऑफ दिस यू हैव पेड सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. आपने सीजीएसटी और यूटीजीएसटी पे कर दिया, यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन था, यू फाउंड आउट, यू थॉट दैट इट वाज अ इंट्रास्टेट एंड सो यू हैव पेड द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. Later on you came to know that no, this was not intrastate but it was interstate. दिस वॉज नॉट इंट्रास्टेट बट इट वॉज इंटरस्टेट. तो इंटरस्टेट है तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, आईजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन आपने सीजीएसटी और यूटीजीएसटी तो ऑलरेडी पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट बोलती है आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है उसका आप क्या क्लेम कर लो, रिफंड क्लेम कर लो, उसका आप क्या क्लेम कर लो, रिफंड क्लेम कर लो. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट इफ बाय मिस्टेकली यू हैव कंसिडर्ड इट एज इंट्रास्टेट एंड देन यू केम टू नो दैट no, this was not intrastate but it was interstate and IGST was payable on that, then the tax which you have paid earlier that you can claim it as refund. Pay integrated tax on a transaction by him to be an interstate but which is subsequently held to be an intrastate shall not be required to pay any interest on the amount of central and union territory tax. इसका ही उल्टा करते हैं, गलती से आपको लगा इंटरस्टेट है, गलती से आपको लगा इंटरस्टेट है तो आपने क्या पे कर दिया, आईजीएसटी पे कर दिया, बाद में पता चला कि वो क्या था, इंट्रा था, इंट्रा था तो उस पर क्या मतलब इंटर नहीं था, क्या था, इंट्रा था, तो उस पर क्या पे करना चाहिए था, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पे करना चाहिए था. तो वो केस में आप क्या करो, आपने जो पहले आईजीएसटी क्लेम किया, पे किया था, उसका आप रिफंड क्लेम कर लो एंड सीजीएसटी एसजीएसटी पे करो, और लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी आपका लेट पेमेंट हो जाएगा क्योंकि आपको बाद में पता चला, सो इट विल बी अ लेट पेमेंट. लेकिन इसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्यों, बिकॉज दिस वाज अ मिस्टेक. आपने टैक्स तो भर दिया था ना, भले आईजीएसटी भरा था लेकिन टैक्स तो भर दिया था, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं क्लेम करेंगे. Proper officer of central tax may recover the amount of union territory tax and credit the amounts recovered to the account of the government. तो ये केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, जो भी वो यूनियन टेरिटरी को जो भी क्रेडिट दिया है वो कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को पे करेगा. If amount recovered is less than the amount due, then the proportionate amount to the union territory tax and central tax. Central government is required to make rules on the recommendations of the council. अगर आपने कोई भी रूल तोड़ा तो मैक्सिमम पेनल्टी कितना लगेगा, यूटीजीएसटी के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी विल बी हाउ मच, 10,000 rupees. Then here commissioner has the powers to order issues, instructions and directions. एडवांस रूलिंग. नाउ व्हाट डू मीन बाय एडवांस रूलिंग, सी वर्ड से क्या समझ में आता है, एडवांस रूलिंग. एडवांस मतलब क्या, एडवांस मतलब पहले, अर्लियर, अर्ली. एडवांस मीन्स व्हाट, अर्ली. रूलिंग मीन्स व्हाट, डिसीजन. रूलिंग मीन्स व्हाट, डिसीजन. अगर समझो कोई भी एक ट्रांजैक्शन है या कोई भी मतलब बड़ा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है,
suppose if you are purchasing any big machinery, or you are importing any machinery, or you are doing transaction with any foreign person, ठीक है, and the amount of transaction is huge, and if you don't know that what will be the nature of transaction, मतलब either it will be intrastate or interstate, you don't know what will be levied, CGST, SGST will be levied, IGST levied. If you don't know that what will be the amount of tax, if you don't know what will be the amount of tax, then you can go for advance ruling. You can go for advance ruling. मतलब आप आपका जो डिसीजन है वो आप एडवांस में ले सकते हो. अब आपका जो डिसीजन है वो आप एडवांस में ले सकते हो. अब ये एडवांस रूलिंग आप किसके पास जा सकते हो? आइदर यू कैन गो टू अथॉरिटी और यू कैन गो फॉर अपीलेट अथॉरिटी. ठीक है, या तो अथॉरिटी के पास जा सकते हो या फिर अपीलेट अथॉरिटी. अपीलेट मतलब क्या? जिसके पास आप अपील कर सकते हो. So either you can go to authority or you can go to appellate authority. Now authority में कौन होता है? One member from central tax and one member from union territory which will be appointed by the central government. ठीक है, अब appellate authority में कौन रहेगा? Commissioner of central tax and commissioner of union territory. ठीक है, एक होगा कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड दूसरा होगा कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी. अंडरस्टूड? तो अगर आपको एडवांस में डिसीजन चाहिए देन यू कैन अप्रोच टू अथॉरिटी और यू कैन अप्रोच टू अपीलेट अथॉरिटी. हियर ही विल बी अ मेंबर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड वन मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी विच विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. हियर वन कमिश्नर फ्रॉम सेंट्रल टैक्स एंड अनदर कमिश्नर फ्रॉम यूनियन टेरिटरी. ओके, अब मैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ अगर मैं एडवांस रूलिंग में गई? दिस इज इम्पोर्टेंट, जस्ट एक बार रीड कर लेना. ठीक है, अभी मैं एडवांस रूलिंग में गई तो समझो ऐसा नॉर्मल 500 या 1000 रुपीज के लिए आई कैन नॉट गो फॉर एडवांस रूलिंग. की क्या ट्रांजेक्शन होगा? व्हाट आर रूल्स, व्हाट आर क्वेश्चंस आई कैन आस्क इन एडवांस रूलिंग? क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ. नाउ देयर कुड बी चांसेस दैट व्हाटएवर transaction you are doing, you are not able to classify whether it is goods or whether it is services. जैसे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अगर आप किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मतलब वो गुड्स के डेफिनेशन में गुड्स का सप्लाई माना जाएगा या सर्विसेज का सप्लाई माना जाएगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यू कैन गो फॉर एडवांस रूलिंग. Next is applicability of the notification issued under the provisions of any CGST Act. अगर समझो CGST Act में कोई नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर आपको एप्लीकेबल है तो कौन से डेट से एप्लीकेबल है. फॉर दैट ऑल्सो यू कैन गो फॉर एडवांस रूलिंग. डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ. इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, फाइंड आउट the correct time of supply or correct value of supply, you can go for advance ruling. Admissibility of ITC of the tax paid. आपने कोई टैक्स पे किया है, आपको उसका ITC मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. If you are not able to identify, you can go for advance ruling. Then determination of the liability to pay tax on the government. तो पहले हमने liability आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ITC आइडेंटिफाई कर लिया. नेट ऑफ करके जो आपका टैक्स लाइबिलिटी होता है, अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लाइबिलिटी वगैरह आएगा, आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो. एंड वेदर द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर यू शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट. ये हमने कहाँ पे किया था? वो सुओ मोटो वाले में किया था. याद करो, सुओ मोटो में क्या होता था? प्रॉपर ऑफिसर वाज कमिंग एंड गिविंग यू द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, right? Suo moto में proper officer used to come and give you the temporary registration. Now either you will accept the registration or you will reject the registration. ठीक है, either you will accept
either you will accept or you can go for the appeal. आप किसके पास जा सकते थे? अपील में जा सकते थे, ठीक है। अपील में जाके आप आपका मतलब जो भी केस रहेगा वो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, एंड फिर वो मतलब आप अपील में क्यों जा रहे थे, आपको रजिस्टर्ड होना है या नहीं होना। सबसे पहले तो सुओ मोटो कब होता था, यू वर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। ऐसा प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिया, तो वो केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे देगा। फिर आप अपील में जा सकते थे और अपील में जाके क्या बोल सकते थे कि मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करता था वेदर यू शुड टेक रजिस्ट्रेशन और नॉट। सो वेदर यू शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू बी registered or not, that will be for that purpose you can go for the in advance ruling. Whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services amounts to result in the supply of goods or services within the meaning of the term. ऐसे बहुत सारे transactions है जो हमें identify करने को कभी कभी difficult हो जाता है कि whether it is supply of goods or whether it is supply of services, and for that purpose we can go to the advance ruling. नेक्स्ट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। तो कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट कब जीएसटी काउंसिल ने अपने 10th मीटिंग में, जब जो कभी हुआ था 18 फरवरी को हुआ था, उसमें उन्होंने ये एक्ट को एक्सेप्ट किया था। ये एक्ट कितने साल के लिए बनाया गया था? फॉर 5 years। कंपेंसेशन टू स्टेट, वर्ड देखो क्या दिया है, कंपेंसेशन टू स्टेट। सो इट इज फ्रॉम द नेम ओनली इट इज सजेस्टिंग दैट व्हाई दिस एक्ट इज formed for giving compensation to the states. What type of compensation? Whatever loss they have suffered because of the past taxes that got subsumed in GST. So because of that, whatever loss they have suffered, they will be getting compensated for that. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर 2000, मतलब ये 5 years जो है, ये 5 years कहाँ से काउंट होंगे? फाइनेंशियल ईयर 15-16 शैल बी टेकन एज द बेस ईयर। नाउ प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है? 14% है, ठीक है। नाउ कंपेंसेशन शैल बी रिलीज। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपेंसेशन कैसे देगी? बाय मंथली एट द एंड ऑफ एवरी 2 months पीरियड। बाय मंथली मतलब क्या? साल में 2 महीने में 2 बार, ठीक है। 2 times in a month, 2 times in a month। Bi-monthly means what? 2 times in a month. At the end of every 2 months period on a provisional basis. Final adjustment shall be made after getting accounts, audited accounts of the year from CNAG. तो पूरे साल का नहीं, पूरे साल में हर 2 महीने में प्रोविजनल बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस मतलब क्या? अजम्पशन एस्टिमेट बेसिस पे कंपेंसेशन देगी। और फिर फाइनल एडजस्टमेंट कब होगा? जब उनको अपना ऑडिट रिपोर्ट वो लोग सबमिट करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उनका कंपेंसेशन होगा। In case excess amount has been released, then the excess amount so released shall be adjusted against the compensation to such set in the subsequent year. अब समझो सेंट्रल गवर्नमेंट has to give compensation to whom? Central government has to give compensation to state government. तो समझो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविजनल बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे पूरे साल में, फुल ईयर 17-18 में दे हैव पेड एग्जाम्पशन 50 crore, ठीक है। कितना कंपेंसेशन दिया? 50 करोड़ दिया। अब फाइनल एडजस्टमेंट जब हुआ, जब फाइनल ऑडिट किया, फाइनल ऑडिट पता चला, तो तब पता चला सिर्फ 30 करोड़ देना चाहिए था। During the final adjustment, what they came to know that only 30 crore should be paid. How much they have paid? They have paid 50 crores. How much they have paid? They have paid 50 crores. But ऑडिट में पता चला कि सिर्फ 30 crores ही देना चाहिए था, तो 20 crore एक्स्ट्रा दे दिया। Now will they take back the 20 crore? No. क्या सेंट्रल क्या नहीं, वापस नहीं लेंगे, वो नेक्स्ट ईयर के कंपेंसेशन में एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो दिस द बैलेंस जो है, डिफरेंस आई वुड से एक्सेस, तो एक्सेस ऑफ 20 crore, excess of 20 crore, this will be adjusted in the next year, अंडरस्टूड। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिलीज हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, तो नेक्स्ट ईयर के कंपेंसेशन में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नो कंपेंसेशन इज ड्यू एंड अगर एक्सेस रिलीज हुआ है तो वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन समझो 5 साल हो गए और नेक्स्ट ईयर में कुछ भी कंपेंसेशन नहीं देना है, मतलब एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है। अगर एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है तो वो एक्सेस अमाउंट क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। Cess shall be credited to the non-lapsable fund called GST compensation fund। ये जो भी सेस है वो कहाँ पे जमा होगा, GST compensation fund में। The balance if any left out in GST compensation fund after 5 years shall be equally shared between the center and the state। तो हर महीने जो है, हर 2 महीने के बाद गवर्नमेंट किस में पैसा डालते जाएगा, GST compensation fund में। अगर सब एडजस्टमेंट होने के बाद अगर उसमें कुछ बैलेंस बचता है, so it will be distributed between center and state। इनपुट टैक्स मतलब क्या, सेस चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड सेस चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रांजिशन डेट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट ऑन द विच CGST SGST एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट केम इनटू फोर्स। Then no cess shall be leviable on the supplies made by a taxable person who decided to opt for the composition scheme। तो composition वालों को कोई भी सेस नहीं लगेगा। अभी ये जो फंड है उसका ऑडिट करवाएगा तो वो ऑडिट का खर्चा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, ठीक है। ये जो भी फंड है उसके ऑडिट का खर्चा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। नाउ सी दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या बोला है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग 50% of such amount as may be recommended by the council which remains unutilized in the fund at any point of time in any financial year during the transition period shall be transferred to the consolidated fund of India as the share of center, and balance 50 shall be distributed amongst the states in the ratio of base year का revenue determined in accordance with the provisions of section 5। तो यहाँ पे क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि आपका जो भी टैक्स बैलेंस रह जाता है, ठीक है, तो वो बैलेंस हम 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मतलब सेंटर को 50% जाएगा, स्टेट को 50% जाएगा। और वो जो स्टेट है वो स्टेट भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 50% जो भी अनयूटिलाइज्ड बैलेंस बचा है, वट एवर इज द अनयूटिलाइज्ड बैलेंस, नाउ दिस अनयूटिलाइज्ड बैलेंस विल बी डिवाइडेड 50% टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ पे जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आपने लॉ में भी पढ़ा रहेगा, दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्रिएट होता है, तो जो भी पैसा रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड जो बैलेंस 50% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द स्टेट्स, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट्स। कौन से रेशियो में, जो उनका बेस ईयर का रेशियो है, विच इज द बेस ईयर का रेशियो अपना 2015-16, तो बेस ईयर के रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर समझो कुछ शॉर्टफॉल हुआ है, इफ देर इज एनी शॉर्टफॉल इन दैट केस, if there is any shortfall in the amount which is collected in the fund against the requirement of the compensation to be released for any 2 months period, 50% of the same but not exceeding the total amount transferred to central and states as recommended by the council shall be recovered from the center and balance 50% from the state in the ratio of their base revenue। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर शॉर्टफॉल हुआ तो शॉर्टफॉल क्या होगा,
shortfall will be contributed. कौन contribute करेगा? 50% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट, उनके रेशियो, रेवेन्यू के रेशियो में. I hope you have understood this. Yes. UTGST not that मतलब ये चैप्टर में से हार्डली you can expect 1 or 2 questions, that's it, not more than that. क्लियर? एक बार क्वेश्चंस देख ले, देखो कितना इसमें भी थियोरी क्वेश्चंस ही है. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड कौन सा? OIDARS डज नॉट इंक्लूड डैश. ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट ऑन द इंटरनेट, फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स. Physical delivery of goods. For the purpose of calculating compensation payable to the state government under the GST, base year for reckoning the revenue is dash, which is the base year 15-16. मतलब आपके लिए क्या आएगा? 31st March 16. लिख लो, नोटबुक में लिख लो, which is the base year 15-16 is the base year. Next, export of service does not include. Export of service does not include. Supplier of service located outside India. Recipient of service located outside India. Place of supply is outside India. Supplier of service located in India. Export of service does not include. So supplier of service located outside. हाँ, supplier outside India. Export मतलब क्या? Supplier किधर है? In India. Recipient outside India. Place of supply outside India. Highest tax rate of IGST Act is 2014, 28. None of the above. 28. मैक्सिमम नहीं पूछा. मैक्सिमम कितना है? 40%. मैक्सिमम इज 40%. बट अभी तक का हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है? 28%. अभी तक का हाईएस्ट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर मैक्सिमम टैक्स रेट कितना लगता है? हाईएस्ट 28. बट दे लॉ के अंदर दे हैव द प्रोविजन ऑफ टेक इट टू मैक्सिमम 40. फिर वही है, बेस ईयर इज डैश. The proceeds of the cess and such other amounts as being recommended by the GST Council be credited to a non-lapsable fund known as dash. Goods and Service Tax Compensation Fund, Goods and Service Tax Cess Fund, Welfare Fund, none of the above. कौन से फंड में जाएगा? कंपेंसेशन फंड में. बेस ईयर ही है 14%. Which of the following called the Union Territory as being not covered under Union Territory? Union Territory है but not covered. अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, none of the above. पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर. याद रखो तुम ये यूनियन टेरिटरीज, ये कैसे भी करके याद रखना है. ठीक है. Subsidy given by the central government or state government while determining the value of supply under GST Act shall be dash. Included in the transaction value, just ignored, no treatment, shall not be included in the transaction value and deducted from the transaction value. Not be included. It shall not be included. सब्सिडी कौन सा ऐड होता है? सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट. हियर इट इज सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा? इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड. हम ऐड कौन सा करते हैं? सब्सिडी गिवन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. When Consumer Welfare Fund has been constituted by the Government of India
And as per section 57 of the CGST Act, the following amount will be credited to this fund. Amount referred to in section 54(5), refund of tax in pursuance of section 57, income from investment of the fund account, refund of the unutilized ITC 1 and 2, 1 and 3. तो जो भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड किस लिए आएगा? अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट रेफर्ड इन 54(5) and income from investment fund account. Compensation to state laws for revenue implementation is for dash years. कितने साल का बनाया गया था कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट? 5 years के लिए. Provisions for levy and collection of tax on intrastate supply of goods or services or both by the union territory and for matters connected therewith are incidental as are being enumerated in dash CGST, IGST, UTGST, none of the above. UTGST. क्या बाकी तो इजी है. जब लिमिट से याद रखना है, सिर्फ इसमें है एक 10,000 का लिमिट. ठीक है, चलो बाकी तो कर सकते हैं. Understood, very small chapter, but still you can expect 1 or 2 questions, मतलब जो theory questions है, so you can remember the important parts. hardly 10 पेज का ही chapter है. ठीक है, so you have to remember the important parts because इसमें से अगर ऐसे चिंदी questions आ गए, 1-2 questions भी आ गए तो भी आपके लिए तो अच्छा ही है. ठीक है, चलो we take a break of half an hour, then we will start with the customs. Okay, that was the end of GST. What? Nothing, ma'am. Nothing. That was the end of your GST. ठीक है, अभी हम start करेंगे customs. Customs Act is a different act. That was the GST Act. We have completed GST Act. Now we will study the Customs Act. ठीक है, ब्रेक ले ले, देन वी स्टार्ट अप फ्रेश. ऐसा आधा अधूरा नहीं स्टार्ट करते कस्टम्स. ओके, हाफ एन आवर ब्रेक. Okay, ma'am. ठीक है, देन आई विल स्ट्रेच Yes. फ्रॉम 10:30 to 12. सो गेट चार्ज एंड कम, नींद में मत आना. ओके, ठीक है, चलो. Okay, ma'am.